सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और कराची का हल्का NA 249 गुज़िश्ता 3 दहाइयों से सियासतदानों के लिए एक बहुत ही अहम और अलग हैसियत रखता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी पहली बार 1997 में जब इलेक्शन में हिस्सा लिया था तो इसी इलाके का इंतखाब किया था। उस वक्त ये हल्का 184 हुआ करता था। आज के NA 249 और माजी के NA 184 में फ़र्क सिर्फ इतना है कि आबादी बढ़ने की वजह से नई हल्का बंदियों के बाद कौमी असम्बली की इस नशिस्त को तकसीम कर दिया गया। मगर 24 साल पहले बल्दिया टाउन, मेट्रोविल, मोमिनाबाद के कुछ इलाके, किमाड़ी, सुल्तानाबाद और दीगर इलाकों पर मुश्तमिल कौमी असम्बली का यह हल्का NA 184 था, जहां से इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से अपनी जिंदगी के पहले इंतखाबात में हिस्सा लिया था। माजी के इस हल्के से पीपल्स पार्टी के बाद मुस्लिम लीग के उम्मीदवार लगातार 2 मरतबा कामयाब हुए थे, मगर फिर यह नशिस्त MQM के पास चली गई थी और 2018 के आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के फैसल वाडा ने साबिक वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ को एक सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त दी और यह सीट अपने नाम की। इस तरह NA 249 4 जमातों के पास रहा है, मगर आज भी इसकी हालत बहुत पसमानदा है। 1997 के आम इंतखाबात का जायजा लें तो उस वक्त भी कौमी असम्बली के माजी के हल्के NA 184 से अहम उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था, मगर नून लीग के मियां एजाज अहमद शफी ने 35,451 वोट लेकर यहां मैदान मारा था, जबकि उनके मुकाबले में MQM के मोहम्मद इरफान खान ने 32,000 से ज्यादा वोट लेकर दूसरी और पीपल्स पार्टी के मेजर जनरल रिटायर्ड नसीरुल्लाह बाबर ने 23,512 वोट के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की थी। 1997 में तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने यहां से सिर्फ 2,037 वोट हासिल किए थे। NA 249 से इलेक्शन में जीतने और हारने वाले कुछ उम्मीदवारों में वोट का फर्क सिर्फ चंद सौ का रहा है। शहबाज शरीफ NA 249 से 2018 में सिर्फ 723 वोट से शिकस्त उन्होंने खाई थी और 1993 में नून लीग के एजाज शफी ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को सिर्फ 266 वोट से हराया था। 1997 में ही एजाज शफी ने दोबारा यहां कामयाबी हासिल की। NA 249 की नशिस्त पर इंतखाबात में हिस्सा लेने वालों में से कुछ का ताल्लुक सिर्फ कराची नहीं बल्कि सिंध से भी नहीं था, जिनमें शहबाज शरीफ, खुद इमरान खान और मेजर जनरल नसीरुल्लाह बाबर भी शामिल हैं। और उसकी वजह यह है कि इस हल्के में मुख्तलिफ सूबों से आकर बहुत सारे लोग बसे हुए हैं और तमाम उम्मीदवारों को उम्मीद थी कि ज़बान, इलाके और बुनियाद पर उन्हें वोट मिलेंगे। तो उम्मीदवारों को वोट तो मिले, मगर वोटर को अब तक वहां पर कुछ नहीं मिल सका है। इस हल्के में पानी सिर्फ हाइड्रेंट्स पर दस्तयाब है, आवाम को ना पानी मिल रहा है और ना ही बिजली। सीवरेज का निज़ाम भी इस हल्के में बहुत ज़्यादा ख़राब है। सड़कें और गलियां तबाह हाल हैं। वो तब्दीली जिसके लिए 2018 में आवाम ने फैसल वाडा को वोट दिए थे, वो कब आएगी? बल्दिया के हर रिहायशी का यह सवाल आज 3 साल गुजरने के बाद भी अपनी जगह मौजूद है। तो हल्का 249 वो हल्का जहां तहरीक इंसाफ के फैसल वाडा ने साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को सिर्फ चंद सौ वोटों के मार्जिन से हराकर 2018 में कामयाबी हासिल की। कराची में 2018 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात बनकर उभरी थी। इलेक्शन कैंपेन में फैसल वाडा ने बल्दिया के वोटर से कई वादे किए थे और उन्हें बहुत से ख्वाब दिखाए थे। इलेक्शन से पहले 1 महीने तक फैसल वाडा बल्दिया में ही रिहाइश पजीर रहे, कुर्सी डालकर कचरे पर बैठे रहे, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद फैसल वाडा 2.5 साल में इस इलाके में एक बार भी नहीं गए। बल्दिया के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। अब यहाँ की आवाम न सिर्फ फैसल वाडा को ढूंढ रही है, अब वो ज़ाहिर है उनकी नशिस्त खाली होने के बाद अब यहाँ इलेक्शन होना है। बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में, बड़ी पार्टियों के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। नून लीग से मिफ्ता इस्माइल साहब यहाँ पर मौजूद हैं, कादिर मंदूखेल साहब पीपल्स पार्टी से हैं और फिर अमजद आफरीद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। MQM के उम्मीदवार आफ्ताब इकबाल साहब हैं। इसी तरह सैयद इशरत गजाली एडवोकेट साहब आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इनमें से चंद लोग आज हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे इन हल्कों के मसाइल भी जानेंगे। लेकिन हल्के के अवाम इस हल्के के बारे में और इलेक्शन के बारे में क्या कहते हैं, ज़रा ये देख लें, फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इस बार हम मुस्तफ़ा कमाल को देंगे कि वो बेहतर चॉइस है। नहीं, इलेक्शन से पहले तो बहुत वादे किए थे, पर इलेक्शन के बाद हमने उनको हल्के में देखा ही नहीं है। बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ, ना पानी का निज़ाम है, ना सड़कें हैं, कोई चीज़ नहीं, बेहतरी की तरफ कुछ भी नहीं है। इस बार तो बेहतर चॉइस तो मुस्तफ़ा कमाल है। इस बंदे ने इस बल्दिया को बनाया था। फैसल वाडा हो गया, मुस्लिम लीग या पीपल्स पार्टी, जो भी वादे करके गए कोई यहाँ नहीं आया, हमें शक्ल तक नहीं दिखाई। फैसल वाडा साहब जब इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे तो हमें वो बर्गर बनाते हुए नजर आए, उसके बाद वो ऐसे गायब हुए कि कभी नजर नहीं आए। शायद हम उसी को वोट देंगे, जो मुस्तफ़ा कमाल साहब को, क्योंकि वो शख्स है जिसने कराची बनाया है।
तो ये उस हल्के के अवाम की राय है। कुछ लोग कह रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल को वोट देंगे, कुछ लोग कन्फ्यूजन का शिकार हैं, लेकिन सबकी मुत्तफ़िक़ा राय ये है कि फैसल वाडा इलेक्शन जीतने के बाद गायब हो गए। पीपल्स पार्टी से किसी को उम्मीद नज़र नहीं आ रही। नून लीग के बारे में भी लोगों की एक आम राय यही है। अब कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनमें से एक सैयद इशरत गजाली एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और कादिर मंदुखेल साहब भी कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे, अमजद आफरीदी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। और इस हल्के में अब क्या वहाँ की सूरत हाल है और किसके पास क्या प्लान है कि आगे बेहतरी कैसे हो सकती है, और ये लोगों की जो महरूमियाँ हैं इनसे आखिर लोगों को कब निजात मिलेगी और कब वो तब्दीली का वो ख्वाब पूरा होते देखेंगे जो उन्होंने 2018 में देखा था। इसी पर गुफ्तगू करते हैं। इशरत गजाली साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये आप आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। आमतौर पर हम देखते हैं पाकिस्तान में तो बड़ी बड़ी सियासी जमातों के ज़रिए लोग इलेक्शन लड़ते हैं, उनके टिकट्स पर लड़ते हैं। आज़ाद उम्मीदवार और ख़ासतौर पर कराची की सियासत में कैसे कामयाब हो सकता है, और फिर इस हल्के के मसाइल क्या हैं, और उसी हल्के में आप रहते हैं, लोगों के दरमियान रहते हैं, क्या वहाँ की सूरत हाल है जो आप बयान करेंगे? थैंक यू अरबाब साहब, आपने मुझे मौका दिया, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज़ाद उम्मीदवार की कोई सुनवाई हो रही है। वरना आज़ाद के हवाले से कोई भी हल्के में काम किया जाए तो वो बैनर भी उखाड़ लिए जाते हैं और मुख्तलिफ़ रखना अंदाजियाँ की जाती हैं। देखिए, मेरा जो प्राइम टारगेट ये है, आपने इलाके को तो बता ही दिया है कि उसके नागफ्ता बहाल है और तबाह बर्बाद हो चुका है। अब उस पर तो रोशनी डालना महज वक्त को ज़िया करने की बात है, लेकिन जो हमें फार्मूला देना है या जो हमें कोई प्रोग्राम देना है उस हल्के वालों के लिए, तो वो मेरे पास है। देखें, वहाँ पे जब तक फेडरल से कोई एक डायरेक्ट से, देखें हमारा तो लेजिस्लेशन का काम होता है, MNA का, ये सारे वर्क लोकल बॉडीज़ के काम हैं, ठीक है, लेकिन हमें वो एक इस्तिख़ाक़ देते हैं, हमें एक वोट देते हैं, तो हमारी भी एक ज़िम्मेदारी होती है कि वो एक अमानत है, और उसके लिए हम असेंबली में तो ठीक है हम कोई ऐसा लॉ पास होने ना दें जो उनके लिए उनके मेयार के ऊपर ना पूरा उतर सके, वो हमारे पास अमानत है। लेकिन जहाँ तक लोकल गवर्नमेंट में अगर हमें पेनिट्रेट करना है तो कोई पॉलिसी बनानी होगी। मेरे पास जो पॉलिसी है, मैं एजुकेशन पे वर्क करना चाहता हूँ, मैं वहाँ इंसाफ के ऊपर वर्क करना चाहता हूँ, और मैं वहाँ पे सेहत पे वर्क करना चाहता हूँ विद अपना एक फाइनेंशियल प्लान के साथ, क्योंकि बैकबोन फाइनेंशियल होती है किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए। अगर आप जाएंगे, अब उस हल्के को अगर आप अपग्रेड करना है तो आपको फाइनेंशियल या विजडम या विजन के साथ आप खड़े होंगे। इसका सब आवाम जो वोट देते हैं वो तो पानी, बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद पे देते हैं। हम देखते हैं इलेक्शन कैंपेन में जब एक सियासतदान तकरीर करता है तो वो यही बताता है कि मैं आपको पानी दूंगा, मैं आपको बिजली फराहम करूंगा, मैं आपके इलाके की सड़कें बनवाऊंगा। इलेक्शन हो जाता है, कोई एक कैंडिडेट जीत जाता है, उसके बाद वो गायब हो जाता है, जैसे यहाँ से फैसल वाडा गायब हो गए थे। अब ये इलेक्शन दोबारा हो रहा है, तो ये हल्के के आवाम को पानी कैसे मिलेगा, ये सड़कें कब ठीक होंगी, इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर कब दुरुस्त होगा, इसका क्या प्लान है? एक आज़ाद उम्मीदवार किस कैपेसिटी में ये सारे काम करवा सकता है? देखिए, जब यकीन मुहक्कम हो तो आदमी सब कुछ कर सकता है, सब्जेक्ट टू अगर आवाम अगर पजीराई दे। देखें, मैं तो अभी तफले मकतब हूँ, मैं नहीं कहता कि मैं कोई बुलंदबान दावे करूँ या मैं इनको सब्ज़ बाग दिखा दूँ, और ना मैं दिखाना चाहता हूँ। रियलिटी ये है कि जो मेंबर पार्लियामेंट होता है उसका वर्क लेजिस्लेशन होता है, उसका लोकल गवर्नमेंट से ताल्लुक़ नहीं होता। लेकिन जो मेरा प्लान है, मेरा मैनिफेस्टो यही है कि उस हल्के के लिए एक ऐसा फाइनेंशियल कोई ऐसा जनरेशन ग्रुप बनाया जाए जो उस हल्के को अपग्रेड करे। उनके इशूज़, सोशल इशूज़, पानी, पावर, बिजली के इशूज़ हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, या स्कूलिंग है, या कोई मेजर हॉस्पिटल नहीं है, या वहाँ पे डॉग बाइटिंग के केसेस हैं, या बच्चे गटर में गिर रहे हैं। देखें, बहुत सारे इश्यूज़ हैं वहाँ पे। मैं उस इलाके को बहुत ग्रास रूट तक गया हूँ, और वहाँ पे जितनी भी पार्टीज़ आई उन्होंने इस इलाके का और धड़न तख्ता कर दिया। अब लोग कह रहे हैं PSP, अब मैंने अभी कल गया था वहाँ पे, मैंने ख़ुद अपनी आंखों से बैनर देखा कि बल्दिया के जो फैक्ट्री का वाक़या हुआ था, हिसाब दें मुस्तफ़ा कमाल साहब, ठीक है ना। इसी तरह इमरान खान बल्ला गया, वहाँ पे 3 साल क्या किया, गुफ्तम नशिस्तम बर्खास्तम, चले गए वो अपने घर पे। नवाज शरीफ ने 92 का ऑपरेशन किया था, उसके बाद भी इनको यहाँ मैंडेट मिला। अब मैं समझता हूँ उन्होंने कुछ नहीं किया। अब रह गए पीपल्स पार्टी, उन्होंने तो पूरे कराची को इंटरनेशनल गोट बना दिया। तो अब रह गए हैं हम आज़ाद उम्मीदवार। देखें, अगर आवाम आज़ाद को मौका नहीं देगी तो वो अपने साथ, मैं समझता हूँ, बुरा करेगी, और मुझे नहीं देंगे। मैं नहीं कहता कि आप मुझे दें, आज़ाद बहुत सारे हैं, आप किसी आज़ाद को लाएं और आज़ाद को चुनें, क्योंकि वो आपके मसाइल का हल कर सकते हैं, उससे आप बात भी कर सकते हैं। वरना सॉरी टू से 72 साल की तारीखी में तो ये मेरे हिसाब से तो तबाही की तरफ जा रहा है। सही। अब इशरत साहब, ज़ाहिर है कि आज़ाद उम्मीदवार भी इलेक्शन तो जीतते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो आज़ाद नहीं रहते, किसी न किसी सियासी जमात को ज्वाइन कर लेते हैं। मैं आपकी तरफ सवाल लेकर आता हूँ कि आप किस सियासी जमात को फिर
ज्वाइन रखते हैं। अमजद आफरीदी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। तो अमजद साहब, फैसल वाडा साहब तो हमें 3 साल में दिखाई नहीं दिए। अगर आप ये इलेक्शन जीत जाते हैं, अब इंतखाबी मुहिम ख़त्म होने में भी चंद मिनट ही रह गए हैं, उसके बाद आप भी गायब हो जाएंगे। हल्के के जो मसाइल हैं उनका इदराक है आपको कि क्या क्या इस हल्के के आवाम के मसाइल हैं, किन मुश्किलात से लोग गुजर रहे हैं और उसका फिर हल क्या है आपके पास? जी अमजद साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी आवाज नहीं आ रही थी, एक बार तो फिर सवाल जी करें मैं कह रहा हूँ कि ये जो हल्के के मसाइल हैं इसका इदराक है आपको, या फिर फैसल वाडा की तरह ही करना है कि इलेक्शन जीत गए उसके बाद सालों के लिए गायब हो गए, फिर शक्ल नहीं दिखाएंगे हल्के में कभी अपनी? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ का रिहायशी हूँ, यहीं का हूँ, इन्हीं मसाइल में पला बड़ा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की आवाम का एक देरीना ये ख्वाहिश थी कि यहीं से हो हमारा नुमाइंदा। और इमरान खान साहब ने पहली मर्तबा जो है एक वर्कर को, मिडिल क्लास को यहाँ से जो है टिकट दिया और मैं इन मसाइल में ही पला बड़ा हूँ। तो बिजली के मसले या गैस के मसाइल या मेरे घर भी पानी यहाँ पे नहीं आता, तो मैं इनमें से हूँ, बल्दिया का बेटा हूँ, इनके मसाइल को बेहतर जानता हूँ। इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 2.5 साल में पहले भी डिलीवर किया है जो यहाँ पहली महरूमियत थी पिछले 22 साल से। आपके अपने हल्के में फैसल वाडा ने पिछले 3 साल में क्या डिलीवर किया? जो आपके यहाँ से मुंतखब एमएनए थे, आपने भी ज़ाहिर है उनको ही वोट दिया होगा, आप उन्हीं की पार्टी के वर्कर हैं, क्या उन्होंने डिलीवर किया? कितनी बार वो हल्के में आए, कितने दौरे किए उन्होंने? जी देखिए, आपको भी ये पता है कि फैसल वाडा जो है वो यहाँ से एमएनए मुंतखब हुए थे और आपको ये मालूम है कि वो वजीर भी थे। उन्होंने यहाँ पे पहली मर्तबा इमरान खान ने जो वफाक से फंड दिए तकरीबन 50 करोड़ रुपए, यहाँ पे हमने काम किए। यहाँ सीवरेज के लाइंस के मसाइल थे, यहाँ पानी के मसले थे, यहाँ पे जो है वो दीगर जो शुरू में गलियों की सीसी फ्लोरिंग थी वो हमने कराई गुलशन गाजी में, गुलदाद शाह रोड में, और ये जितने भी इत्तेहाद टाउन के एरियाज हैं यहाँ तक पानी पहुंचाया और रोडों का जाल जो है वो फैलाया। लेकिन फिर ये इलाके के अवाम क्यों आपसे इतने मुतनफ़िर हैं? जब इलाके के अवाम से गुफ्तगू हम कर रहे हैं तो वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के नाम ले रहे हैं, कोई पीएसपी की बात कर रहा है, कोई किसी और सियासी जमात की बात कर रहा है, कोई एक ये नहीं कह रहा कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। सबकी शिकायत यह है कि 2.5 साल में फैसल वाडा की तो हमें शक्ल ही नजर नहीं आई है। देखिए जी, जहाँ तक हमें भी बात थी, उनकी मसरूफियात वजारत की वजह से वहाँ इस्लामाबाद में भी बहुत ज्यादा थी, वो यहाँ आए और उन्होंने जितने भी फंड थे जो इमरान खान ने, पीटीआई ने यहाँ वफाक से, ये बेसिकली ये जो सीवरेज के मसाइल थे और पानी के जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स थे और रोड के मसले थे, ये बेसिकली बल्दियात के होते हैं। और यहाँ से बल्दियात के नून लीग के चेयरमैन थे, पीपल्स पार्टी के यहाँ से चेयरमैन और काउंसलर मुंतखब हुए थे, उन्होंने नाअहली की वजह से यहाँ कुछ काम नहीं किए। इसके बाद ये जिम्मेदारी जो है वो सूबाई हुकूमत की बनती थी, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। जब यहाँ इस हल्के का टिकट आपको दिया गया तो उसमें आपकी अपनी पार्टी के अंदर से भी एहतजाज किया गया था कि आपको ये टिकट क्यों दिया गया है, तो वो मामला सॉर्ट आउट हो गया। अब ऐसा तो नहीं कि पार्टी में इस हल्के को लेकर 2 ग्रुप बने हुए हैं, एक चाहता था कि आपको टिकट मिले, एक चाहता था कि ना मिले? नहीं, बिल्कुल, ये शुरू में जाहिर है आपको पता है जमहूरियत है, जब पार्टी में टिकट के मसाइल आए तो तकरीबन 20 से 22 हमारे जो उम्मीदवार थे पार्टी में, उन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया और जब पार्टी ने फैसला कर दिया और मुझे टिकट मिला, उसके बाद हम सब एक यकजा होकर इलेक्शन कैंपेन में और हम सब एक साथ हैं। आवाम में पजीराई है, जहां हम जाते हैं वहाँ पे आवाम हमें वेलकम करती है। ठीक है, चलें परसों देखते हैं कि फिर क्या नतीजे निकलता है। सब रुकिएगा, आपकी तरफ वापस आता हूँ। पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के साथ भी हमारे साथ मौजूद है कादिर साहब। अब लग तो ऐसा रहा था कि पीडीएम मुश्तरका तौर पर ये इलेक्शन लड़ेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग में फिर इतनी दूरियां पैदा हो गई। अब मिफ्ता साहब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप भी लड़ रहे हैं, एएनपी वाले किसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी सपोर्ट भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिर? पीपल्स पार्टी कहीं किसी मुकाबले पे चलें? कादिर मंदूखिल साहब मौजूद नहीं है, उनसे दोबारा रब्ता करते फिर उनकी तरफ जाते हैं। तो इशरत गजाली साहब, आज़ाद उम्मीदवार जब इलेक्शन जीत जाता है फिर हमने देखा है कि वो किसी न किसी सियासी जमात को ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि मजबूरी होती है फंड्स आपको लेने हैं तो वो किसी सियासी जमात, खासतौर पर हुकूमती जमात का आप हिस्सा होते हैं तो बड़ी आसानी हो जाती है। तो फिर आपका भी ख्याल है किसी सियासी जमात को ज्वाइन करने का? और जिस तरह भी अमजद साहब फरमा रहे थे कि बड़ा काम हुआ है, 50 करोड़ के फंड्स लगे हैं हल्के में, तो वो आपको कहीं काम होता दिखाई दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता हुआ?
देखिए, मैंने पहले ही आपसे अर्ज़ कर दिया था कि इलाके बहुत मखदूश हाल है, तबाह हो चुका है। और ये इमरान ख़ान से पहले की भी कड़ियाँ हैं। इसमें 33 साल MQM के भी हैं और पीपल्स पार्टी के भी हैं, और यहाँ के मेयर जो आए उन्होंने से इस इलाके को अपने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी किया है। तो जहाँ तक मैं ये समझता हूँ, ये कह रहे हैं, अब इन्होंने ख़ुद ही कह दिया कि मेरी वाली ही बात कह दी अमजद साहब ने कि जनाब लोकल बॉडीज़ का काम है और प्रोविंशियल में कोई और बैठा हुआ है। असल में सिस्टम का मामला है, इस सिस्टम को स्ट्रीमलाइन हमें करना है। इस सिस्टम में देखें, मैंने किसी पार्टी को होता है, प्रोविंशियल में कोई पार्टी होती है, लोकल गवर्नमेंट में कोई और पार्टी होती है। अब मेरा जो टारगेट है, मैं टैलेंट हंट के लिए निकला हूँ। आपका चैनल बोल का बोलबाला है, तो मैं समझता हूँ कि देखें, अगर ये अभी लोकल गवर्नमेंट्स में है, अगर ये हमें कोई यंग जनरेशन अगर मुझे अप्रोच करे, तो हम इस लोकल गवर्नमेंट में कम से कम उन्हीं के इलाके के लोगों को पेनिट्रेट करवा दें, जितनी भी यूसीज़ हैं। पहला टारगेट तो ये है। अच्छा, अब आपका जो एक और सवाल है कि जनाब आपको कोई वहाँ वर्क नज़र आया, तो सॉरी टू से मुझे इनका 3 सालों में तो कोई भी वर्क नज़र नहीं आया। अच्छा, तो अब ये आप नौजवानों को आप भी टारगेट कर रहे हैं, उनको अपनी जाने उनको अप्रोच कर रहे हैं, तो क्या कोई नई सियासी जमात बनाने का आपको इरादा रखते हैं यहाँ से इलेक्शन जीत के? ऐसा कोई प्लान है आपके पास? जी, मेरा है, और मैं इंशाल्लाह मैं बीजेपी के नाम से बनाऊंगा। बीजेपी नहीं, बीजेपी, वॉइस ऑफ जस्टिस पार्टी, और मैंने बनाई हुई है, बस मुझे इसको रजिस्ट्रेशन कराना है। और जो नेक्स्ट कमिंग इलेक्शन 2024 है, उसमें मैं पेनिट्रेट करूंगा, और मैं चाहूँगा कि कराची और बल्कि पाकिस्तान में जो अच्छे लोग हैं, जो चाहते हैं पाकिस्तान को तरक्की में देखना और एक सिस्टम में डेंट मारना चाहते हैं, क्योंकि ये सिस्टम पूरा यरगमाल हुआ हुआ है। इसमें आप IMF के अंडर में अपना पूरा बैंक देख चुके हैं, और आपके हर सिस्टम, यानी अभी पावर पे आपने 2 रुपये ऑलमोस्ट बढ़ाएं, अभी फिर IMF ने कहा 1 रुपये और बढ़ाना है, फिर इसे 5 रुपये तक लेके जाना है। आप खुद देख लें। ईशा साहब, अगर आप या कोई और आज़ाद उम्मीदवार इस हल्के से कामयाब हो भी गया, तो फिर जाहिर है वो ये सारे तरक्याती काम वो इसलिए नहीं करवा सकता कि जाहिर है वो लोकल बॉडीज़ की जिम्मेदारी है, वहाँ कोई और जमात है, प्रोविंशियल में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वहाँ कामयाबी हासिल करे, या मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी करे, या आप में से कोई आज़ाद उम्मीदवार करे, तो ये इलाके के मसाइल तो फिर भी नहीं हल हो सकेंगे, ज़ाहिर है, चूँकि वही एक सिस्टम एक स्ट्रीम लाइन में नहीं है। तो फिर हल क्या है इन सारी चीज़ों का? नहीं, देखें, पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर है। आपका एक सवाल का थोड़ा सा जवाब रह गया, तो माफ़ी चाहता हूँ। आपने कहा था कि आप असेंबली में जाके रमूज़ सल्तनत वालों के साथ बैठेंगे या हज़्ब इख्तलाफ में बैठेंगे। देखें, मैं हज़्ब इख्तलाफ को ज़्यादा प्रेफर करूँगा, ताकि मुझे जंग ना लगे और मेरी मोटिवेशनल और जो भी विजन है, विजडम है, उसके साथ बैठ के मैं इलाके के लिए काम कर सकूं। और मैं समझता हूं कि मैं ये करूंगा। बाकी जो आप कह रहे हैं कि मुश्किल है, मैं जानता हूं मुश्किल है कि मैंने कि कोई और पार्टी है, प्रोविंशियल में कोई और है, लोकल गवर्नमेंट में कोई है। दैट इज़ द रीज़न मैं कह रहा हूँ कि मैं पेनिट्रेट करना चाह रहा हूँ यंग गन्स को, जो अल्लामा इकबाल के शाहीन हैं, मैं उनको लाना चाहता हूँ। मुझे मसले सदारत पे नहीं आना। उन्हीं में से जब लोकल गवर्नमेंट में से जब वो सेलेक्ट हो जाएंगे 50 के करीब, तो उनको उन्हीं में से बेस्ट वालों को MPS बनाना है, प्रोविंशियल में 3 को, और उन्हीं में से 1 को MNA बनाना है, उन्हीं में से 1 को सेनेटर लेकर आना है। देखिए, फार्मूला मैंने बनाया है, और लेकिन सब्जेक्ट टू मैं किसी भी बॉडीज़ के NGOs के साथ या किसी भी ऐसे टाइकून के साथ, कोई बिजनेस टाइकून, कोई उस इलाके के लिए फाइनेंशियल एक सिस्टम बनाना चाह रहा हूँ, ताकि वो गवर्नमेंट से भीख ना मांगे। वो अपने जैसे जूचे आइडिया है ना, सेल्फ रिलायंस स्टैंड अप, तो सेल्फ रिलायंस ऑन योर शोल्डर, वो मेरा आइडिया है। मैं उसको इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूँ कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर आप खड़े हो और किसी को भीख ना मांगे। सही। तो अमजद आफरीदी साहब, अब ज़ाहिर है ये पानी का मसला बड़ा इंपॉर्टेंट, और कराची के कई इलाकों में ये मसला है। या आप यहाँ से अगर कामयाब होते हैं, पिछले 3 साल फैसल वाडा साहब ने गुजारे, और अगर आपकी कामयाबी की सूरत में 5 साल आपकी पार्टी को ही मिलते हैं, तो कितने फ़ीसद इस इलाके का ये पानी का मसला अब तक हल हो चुका है, या अगले 2 साल में हल हो जाएगा? चूँकि बल्दिया के बहुत सारे ऐसे इलाके, खासतौर पर इस हल्के के, कि जहाँ लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे होते हैं, जबकि हाइड्रेंट्स में वो पानी भरा हुआ होता है। जी अमजद साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी जी। जी, देखिए, बहुत शुक्रिया। मैं खुद प्रोग्राम में था, आज आखिरी दिन है, हमने कोशिश की है, हम गए। मैं यहाँ का रिहायशी हूँ, लोकल हूँ यहाँ का। सारे मसाइल, मैं इन्हीं मसाइल में मेरी जिंदगी गुजरी है। 20 से 22 साल मैं यहाँ का लोकल नुमाइंदा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2.5 सालों के अंदर कोशिश की है
थोड़ा बहुत काम कराया है इंशाल्लाह। हमजा साहब, पानी के मसले का क्या हल है? पानी लोगों तक कैसे पहुंचेगा अगर आधी आबादी के पास एक हल्के की पानी नहीं है? हमने पानी के लिए फैसल वार्डा तो खुद पानी के वजीर थे। पानी पहुंचाया हमने, ये यूसी 32 के पानी के लिए लैंड डाल के दी हमने, पंपिंग स्टेशन 19 दिए, उस पर काम किया हमने, जिया कॉलोनी पहाड़ी तक पानी पहुंचाया। मगर मसला ये है कि तकसीम में मसला है, तकसीम में इशू है, और यहाँ जो वॉलमैन है वो सियासी पार्टियों के और जो सिंध हुकूमत है वो इसमें पूरी इन्वॉल्व है, और उस वजह से लोगों को पानी की तरतीब ठीक तरीके से नहीं हो रही। सही। तो अभिषेक साहब, ये जो सिंध और विफाक की लड़ाई है, ज़ाहिर है इसमें आवाम पिसती है। अगर MNA फेडरल का है और प्रोविंशियल सिंध का है, ज़ाहिर है फिर 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारे इशूज़ में विफाकी हुकूमत के हाथ बंधे हुए होते हैं। तो ये अगर वर्किंग रिलेशनशिप विफाकी और सिंध हुकूमत में नहीं कायम होगा, या किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और विफाकी हुकूमत में नहीं कायम होगा, तो फिर ये हल्के के लोग तो इस तरह के मसाइल में उलझे रहेंगे। ज़ाहिर है उनके मसले तो नहीं हल हो सकेंगे। बिल्कुल। अच्छा देखें, ये बल्दियाती नुमाइंदों के काम थे, उन्होंने नहीं किए, वो डिलीवर नहीं कर सके, तो पाकिस्तान सूबाई हुकूमत वो तो 14 साल से कसम खा के बैठी है हमने कोई काम नहीं कराना, उल्टा काम खराब करना है। उल्टा उन्होंने पंपिंग स्टेशन पर अपने लोग बिठाए हुए, काम नहीं हो रहे। मगर वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसने फेडरल से जो हमें फंड मिले 40 से 50 करोड़ के, हमने बुनियादी मसाइल पर काम किया, क्योंकि ये इलाका तकरीबन 20-25 साल से नजरअंदाज है, उसकी वजह से तबाह हाल है। तो इंशाल्लाह यहाँ पर इलाके के मसाइल, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले भी काम किया, इंशाल्लाह मजीद काम करेंगे। चलें। तो इशर साहब, अब ये वर्किंग रिलेशनशिप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सूबे की और वफाकी हुकूमत में। ज़ाहिर है फंड्स का ट्रांसफ़र है, फिर ये इस तरह MNA और MPS का आपस में एक बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप होगा तो वो अपने हल्के में डिलीवर कर पाएंगे। नहीं तो फिर ये एक एक करके तमाम जो हल्के हैं वो तो इसी तरह ये बल्दिया वाली नज़ारे पेश करेंगे कि सड़कें टूटी हों, लोगों को पानी मैसर ना हो, बुनियादी जो ज़रूरियात हैं लोगों की वही पूरी ना हो सकें। अरबाब साहब, आप बिल्कुल सही वजह फरमा रहे हैं कि यही सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने का टारगेट ही मेरा मेन मैनिफेस्टो है कि जनाब प्रोविंशियल और फेडरल में ऐसी हम आहंगी हो और एक ऐसा सिस्टम बने कि ये एक ही लाइन से ग्रास रूट लेवल लोकल गवर्नमेंट तक जाए। और हमारे यहाँ यही होता है प्रॉब्लम कि प्रोविंशियल में कोई और पार्टी का बैठा हुआ है और नेशनल में कोई और पार्टी का बैठा हुआ है और लोकल गवर्नमेंट में कोई और बैठा हुआ है। अभी जैसे पंपिंग स्टेशन का कह रहे हैं, लेकिन ये विद ड्यू रिस्पेक्ट अमजद साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप पंपिंग स्टेशन को दोष दे रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं कह रहे कि वहाँ कितना बड़ा टैंकर माफिया काम कर रहा है, और उस टैंकर माफिया की पुष्पनाई कौन कर रहा है। उस टैंकर माफिया को आप बंद तो करें, देखें पूरे पानी सप्लाई हो जाएगा। आप स्ट्रिक्ट तो हो, लॉ एंड ऑर्डर की मदद लेते हुए आपके 3 साल थे, आप चाहते उसको बंद कर देते, लेकिन टैंकर माफिया प्रॉस्पेरस है। भी माफिया बैठा है वहाँ पर, उसकी पुष्पनाई सूबाई हुकूमत कर रही है, और उन्होंने इस हाल तक पहुँचाया है इस इलाके को। ये सूबाई हुकूमत के काम थे, अगर चेयरमैन काउंसलर ने नहीं किए, इनके पास थे इनके DC, आज देखे ना रातों रात ये काम कर रहे हैं इलाके के अंदर, हम अप्रिशिएट करेंगे। क्योंकि सही चलें, वो जब इलेक्शन करीब आता है तो ये सब मुतारिक हो जाते हैं क्योंकि वोट लेना होता है। ज़ाहिर है। बहुत शुक्रिया अमजद आफरीदी साहब, सैयद इशरत गजाली एडवोकेट। जो अब देखते हैं इलेक्शन कैंपेन खत्म होने में सिर्फ आधा घंटा रह गया, परसों किसको उस इलाके हल्के के लोग मुंतखब करते हैं और कौन फिर यहाँ से फैसल वार्डा की जगह जीतने में कामयाब होता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वज़ीर आज़म से जहांगीर तरीन ग्रुप की मुलाकात हुई है, उस अहम मुलाकात में क्या कुछ हुआ और आगे मुस्तकबिल की सियासत पर उसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, एक ब्रेक के बाद बात करें। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और हम अक्सर हुकूमती वज़ीरों से ये सुनते रहते हैं कि नून में से शीन निकल रहा है, मीम में से शीन निकल रहा है, नून लीग कमज़ोर हो रही है। लेकिन हुकूमती जमात की इस वक्त की अपनी मौजूदा सूरत हाल देख कर कभी कभी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एन में से यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से जीम निकलने वाला है। और अगर ऐसा हुआ तो ज़ाहिर है ये बड़ा शदीद तरीन झटका और धचका हुकूमती जमात को होगा। आज वज़ीर आज़म से मुलाकात से पहले जहांगीर तरीन के तमाम हामी अरकान उनके अपने घर पर जमा हुए, क्योंकि आज ये अहम मुलाकात वज़ीर आज़म से उनकी हुई है। और वज़ीर आज़म से मुलाकात में कौन कौन सी बातें बनवानी है, कौन कौन से मुतालबात उनके सामने रखने हैं, इसकी भरपूर तैयारी की गई और बाकायदा तौर पर एक ड्राफ्ट भी तैयार किया गया जिसको वज़ीर आज़म के सामने रखना था। मीटिंग में तय किया गया कि वज़ीर आज़म से मुलाकात में अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात
खुलकर सामने रखे जाएंगे। गो कि जहांगीर तरीन खुद इस मुलाकात में मौजूद नहीं थे और उनके हामी अरकान ने वज़ीर आज़म से ये मुलाकात की है। फिर वज़ीर आज़म से ये मुलाकात हुई और तमाम अरकान ने जो मुतालबात थे वो वज़ीर आज़म के सामने रखे, जिसमें कि वज़ीर आज़म से जहांगीर तरीन के केसों में शहजाद अकबर को अलग करने और जुडिशल कमीशन उन केसेस पर बनाने का मुतालबा किया गया। और इस मुलाकात के फौरी बाद अंदरूनी कहानी भी इस मुलाकात की सामने आई और ये चीज़ें सामने आई कि वज़ीर आज़म ने यह मुतालबा बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि आप मुझ पर एतमाद करें, अगर मुझ पर भरोसा है तो फिर आप इस चीज़ को छोड़ दें, अपने तमाम मुतालबात को एक साइड में रख दें। लेकिन जहांगीर तरीन के हामी ये दावा कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने जहांगीर तरीन के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं और यकीन दिलाया है कि किसी के साथ ज़्यादती नहीं होने देंगे। अब एक तरफ जहांगीर तरीन के सपोर्टर मेंबर पार्लियामेंट ये दावा कर रहे हैं कि उनके मुतालबात मान लिए गए हैं और फिर दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी हैं जो ज़ाहिर हुकूमत की तर्जुमानी करते हैं, वो कुछ और ही बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने जहांगीर तरीन के हामियों को वाज़े कर दिया है कि FIA को नहीं रोका जाएगा, बल्कि जो पार्टी इंसाफ और एहतसाब के नाम पर वजूद में आई है वो अपने और दूसरों के लिए इंसाफ के दौरे मेयार नहीं रख सकती और जिस तरह दीगर लोगों ने ट्रायल का सामना किया है वैसे ही पार्टी के बाकी लोगों को भी करना होगा। फवाद चौधरी ने साथ ही ये भी बता दिया है कि वज़ीर आज़म की जहांगीर तरीन के साथ कोई मुलाकात तय नहीं पाई है और यह सूरत हाल ज़ाहिर है कि चंद दिनों की नहीं है। इसका आगाज़ उस वक्त हुआ था जब शुगर कमीशन वज़ीर आज़म की जानिब से बनाया गया, उसके बाद उसकी रिपोर्ट सामने आई तो उसमें जहांगीर तरीन का नाम भी सामने आया। फिर अपोजिशन जमातों की जानिब से बहुत ज़्यादा प्रेशर हुकूमत पर था कि तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन हुकूमत अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ एहतसाब किया जाता है। जहांगीर तरीन साहब का एहतसाब क्यों नहीं किया जाता? फिर सब ने देखा कि किस तरह जहांगीर तरीन अदालतों में पेश हो रहे हैं, उन पर और उनके बेटे पर FIRs काटी गई हैं और उस पर फिर उनका जो रद्द अमल सामने आया और उनके हम ख्याल लोग किस तरह से हुकूमत के सामने आकर खड़े हो गए और उन्होंने अपने मुतालबात बताए। हुकूमत को यहाँ तक धमकी दी कि अगर वज़ीर आज़म ने इस मुलाकात की हामी ना भरी, उनके मुतालबात ना सुने तो फिर वो अपना आगे का लाहे अमल बताने पर मजबूर हो जाएंगे। और जाहिर है कि हुकूमत को ऐसा लगा और आम तासुर भी यही था कि वो लाहे अमल ये होगा कि शायद ये तमाम के तमाम लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़ जाएंगे। गो के बज़ाहिर ये तमाम लोग यही कह रहे थे कि हम अपनी जमात को छोड़ेंगे नहीं, हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग हैं, लेकिन ये एक ग्रुप मखसूस वक्तों में और मखसूस लोग आपस में मिलते रहे, जहांगीर तरीन को अपनी हिमायत का यकीन दिलाते रहे। चूँकि 2018 में इन लोगों को जहांगीर तरीन ने जमा करके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत बनाने में उस वक्त अहम किरदार अदा किया था। तो अब ये लोग मुकम्मल तौर पर जहांगीर तरीन के साथ हैं, उनकी हिमायत कर रहे हैं और अब वज़ीर आज़म ने इसी दबाव के तहत उनसे मुलाकात की हामी भी भरी और ख़ुद जहांगीर तरीन ने भी इस बात का वजाहत की थी और इस बात का एतराफ़ किया था कि इस्लामाबाद से अब ठंडी हवाएं चल रही हैं और आगे चलकर लगता ऐसा है कि मामलात बेहतर हो जाएंगे। तो अब अगर क्या मामलात बेहतर हो जाते हैं तो फिर अपोजिशन ये शोर मचाएगी कि क्या जहांगीर तरीन को NRO मिल गया है। जो मुतालबात वज़ीर आज़म के सामने आज मुलाकात में रखे गए, क्या वो मुतालबात वज़ीर आज़म ने मान लिए हैं? वज़ीर आज़म की जानिब से तो बज़ाहिर ये कहा गया कि आप मुझ पर एतमाद रखें। अक्सर व बेशतर वज़ीर आज़म और उनकी जमात ये बताती रहती है कि एहतसाब के इदारे आज़ाद हैं, वो किसी को फोर्स नहीं कर रहे, वो किसी को कोई हिदायत नहीं देते, कोई मुदाखलत नहीं करते, बकौल उनके जिस तरह के माजी के हुक्मरान करते आए हैं। लेकिन जहांगीर तरीन और उनके हामी और उनके एक बड़े करीबी रहनुमा राजा रियाज मुख्तलिफ मौक़ों पर यह कहते रहे कि जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई किसी की हिदायत पर हो रही है, किसी की ख्वाहिश पर हो रही है और वो चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर ट्रायल हो। वो ये नहीं चाहते कि ट्रायल रुक जाए, वो चाहते हैं कि एहतसाब का अमल चलता रहे लेकिन फ्री एंड फेयर ट्रायल हो और इसमें किसी की हिदायत या कोई मुदाखलत ना हो। तो अब ऐसा कौन है? यहाँ तक इल्ज़ाम लगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर से ही जहांगीर तरीन और इमरान खान को दूर करने के लिए साजिशें हो रही हैं। तो ये साजिशी कौन है? आखिर उस साजिशी से मुताल्लिक क्यों बात नहीं की जा रही? आज की मुलाकात में ये तमाम नुकात नहीं डिस्कस हुए। क्या वज़ीर आज़म नहीं जानना चाहते कि अगर कोई साजिश कर रहा है जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ तो कौन कर रहा है? और ख़ुद राजा रियाज और जहांगीर तरीन क्या ये नहीं जानना चाहते कि अगर पार्टी के अंदर से ही उनके खिलाफ कोई ग्रुप काम कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है और उसका मकसद क्या हो सकता है? जब वो ये बात करते हैं कि इंतकामी कार्रवाई हो रही है तो आखिर किस चीज़ का इंतकाम जहांगीर तरीन से लिया जा सकता है या लिया जा रहा है? चूँकि उन्होंने तो हुकूमत बनाने में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मदद की थी। उस वक्त वो जिस आज़ाद उम्मीदवार और कुछ मुख्तलिफ जमातों के लोगों को मना कर तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल करवा सकते थे वो उन्होंने किया भी था, करवाया भी था। फिर आखिर उनसे इंतकाम क्यों लिया जा सकता है? ख़ुद जहांगीर तरीन वज़ीर आज़म के बहुत ही करीब तरीन दोस्त भी रहे हैं। माजी में वज़ीर आज़म बड़ा एतमाद जहांगीर तरीन पर किया करते थे, लेकिन जब से शुगर कमीशन की रिपोर्ट में जहांगीर तरीन का नाम सामने आया उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये दूरियां पैदा होना शुरू हुई और उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की फ़ैसला साजी में जहांगीर तरीन का जो
अमल दखल था वो भी बहुत हद तक महदूद हुआ, बल्कि एक मौका ऐसा आया कि जहांगीर तरीन इलाज कराने के लिए मुल्क से बाहर चले गए और उस वक्त भी अपोजिशन जमातों ने बहुत शोर मचाया कि हुकूमत ने जहांगीर तरीन को NRO दे दिया है और उनको बाहर भेज दिया गया है। लेकिन फिर वो वापस आए और अब अपने केसेस का भी वो सामना कर रहे हैं, हुकूमत से एहतिजाज भी कर रहे हैं। आज ये मुलाकात भी हो गई है। अब देखना यह है कि आगे क्या जहांगीर तरीन की वज़ीर आज़म से खुद कोई मुलाकात हो पाती है या नहीं हो पाती। और आज जो मुलाकात हुई है इस नताइज निकलते हैं, क्या जहांगीर तरीन अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाई पर मुतमईन हो पाते हैं, वज़ीर आज़म इन तमाम अरकान को मुतमईन कर सकें या नहीं, या फिर कुछ दिन के बाद ये अपने आगे के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कोरोना वायरस की तीसरी लहर इंतहाई ख़तरनाक हो चुकी है। इसके असरात बहुत खौफनाक हैं। थैलेसीमिया के मरीज़ बहुत सारे बच्चे इसके असरात से महफूज नहीं रह पा रहे, उनको जो ब्लड की फराहमी है वो मुतासिर हो रही है, कैसे हो रही है और ये क्यों ज़रूरी है, इस पर क्या कुछ हो सकता है। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कोरोना वायरस अब तक पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जिंदगियां ख़त्म कर चुका है और दुनिया के कई ममालिक अब भी बदतरीन सूरत हाल का शिकार हैं। मगर इस वायरस ने ऐसे अफराद की ज़िंदगियों को भी बड़ी हद तक दांव पर लगा दिया है जो किसी न किसी दूसरी ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला हैं। अगर मरीज़ मासूम बच्चे हों और वो भी थैलेसीमिया जैसे मर्ज़ का शिकार हों तो वालिदैन के कर्ब का अंदाज़ा सिर्फ वही अफराद कर सकते हैं जिनके सीने में इंसानियत का दर्द मौजूद हो। ज़रा अंदाज़ा करें उन वालिदैन की बेबसी, मजबूरी और लाचारी का कि जिनके बच्चे अगली सांस के लिए भी खून का अतिया मिलने के मुंतज़िर हों और वालिदैन अपनी पूरी भाग दौड़ के बावजूद डोनर्स को ढूंढने में लगे हों। कोरोना सिर्फ उनके लिए जानलेवा साबित नहीं हो रहा जो इस वबा से मुतासिर हैं, बल्कि ये थैलेसीमिया के मरीज़ों को भी शदीद मुतासिर कर रहा है। थैलेसीमिया के मरीज़ों को हर 15 दिन के अंदर खून की एक बोतल लाजमी चाहिए होती है और कोरोना वायरस के बाद से थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों के लिए ब्लड की सप्लाई भी शदीद मुतासिर हुई है। पिछले साल मुल्क भर में लगने वाले लॉकडाउन की वजह से थैलेसीमिया के मरीजों को परेशानी का सामना रहा और खून के एहतियात ना मिलने की वजह से कई मासूम जानें भी चली गई थीं। अब एक बार फिर कोरोना तेज़ी से फैल रहा है। कई शहरों में सूरत हाल फिर से लॉकडाउन लगाने वाली हो चुकी है। हुकूमत भी ये ऐलान कर चुकी है कि अगर सूरत हाल यही रही, लोगों ने गैर जिम्मेदारी ना छोड़ी तो फिर से मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। और अगर फिर से मुकम्मल लॉकडाउन लगाया गया तो इन मासूम जिंदगियों की जान भी खतरे में पड़ जाएगी जिनकी ज़िंदगी थैलेसीमिया में मुब्तला होने की वजह से ब्लड डोनेशन पर इन्हिसार करती है। अब ये पूरी सूरत हाल है। अगर लॉकडाउन लगता है पिछले साल की तरह, तो हमने देखा था पिछले साल भी थैलेसीमिया के जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनकी जानिब से अपीलें सामने आ रही थी कि लोग आएँ और ब्लड डोनेट करें, लेकिन लॉकडाउन की वजह से लोग भी इसमें एहतियात कर रहे थे और नहीं निकल पा रहे थे। हुकूमत की तरफ से भी जो पाबंदियाँ, जो SOPs थी, ज़ाहिर उन पर भी अमल दरामद करना होता है। अब सूरत हाल क्या हो सकती है? मोहम्मद इकबाल साहब मौजूद हैं हमारे साथ, काशिफ थैलेसीमिया ट्रस्ट के रूए रवा हैं। तो इकबाल साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम निकाला। ये आप बताइएगा कि हर 15 दिन में क्या थैलेसीमिया के मरीज़ों को ये ब्लड की ज़रूरत होती है या इससे भी कम मुद्दत में चाहिए होता है? एक दिन में आपको कितनी ज़रूरत होती है, फिर इसी तरह से एक हफ्ते में, पूरा महीने में? तो ज़रा पहले इसकी वजाहत कर दीजिएगा, फिर मज़ीद भी आगे गुफ्तगू करते हैं। जी, आप देखें, आपने बहुत पाकिस्तान के नहीं दुनिया के अहम मसले पे आपने इस टाइम ये नुक्ते को उठाया है कि इस टाइम जो कोरोना तो अपनी जगह पर है, कोरोना से इतने लोग मरे या ना मरे, मगर थैलेसीमिया के बच्चे जरूर मर जाएंगे अगर उनको ब्लड ना मिला तो। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी, मोरूसी मर्ज है जो कि वालिदैन अपने औलाद को खुद मुंतकिल करते हैं। मैं अगर थैलेसीमिया माइनर हूँ, मेरी वाइफ थैलेसीमिया माइनर है, हम 2 माइनर ने शादी कर ली। मेरा बेटा हुआ काशिफ थैलेसीमिया मेजर का। उसके जिस्म में खून बनाने की मशीन नहीं थी, खून खाने की मशीन लग गई। जब तक जिंदा रहा उसको ब्लड लगता रहा। महीने में 8-8, 10-10 बोतल उसको ब्लड लगता था। अच्छा। काशिफ को। और ये बार बार ब्लड देने से इन बच्चों की जिंदगी और अजरन हो जाती है कि उनके जिस्म में बहुत सारी बीमारियां बढ़ जाती हैं। बहुत सारे आपके उसके अंदर, जैसे खास तौर पे आयरन। मेरे बेटे को जिस्म में 16 साल में इसको इतना ब्लड लगा कि एक नॉर्मल इंसान के जिस्म में आयरन 40 से 160 नैनोग्राम एक लिमिट होती है। तो मेरे बेटे को 16 साल में जो ब्लड लगा तो उसका आयरन इतना बढ़ गया, 160 के बजाय 11,000 आयरन था उसके बॉडी में। अच्छा। मैंने अपने बेटे की तकलीफ तो मौत देखी है। 11,000 आयरन पे कितना आप गुब्बारे में हवा भरेंगे? गुब्बारा फट जाएगा। मैंने गुब्बारा फटते देखा, मैंने अपने बेटे का दिल फटते देखा, उसकी आंख नाक से मैंने खून की धार निकलते देखी। काशिफ को पहले मैं लंदन में था, उसको वहीं दफनाया था, उसके जनाजे पे कहत किया था कि पाकिस्तान जाकर कुछ करना है। हम जब पाकिस्तान आए
यहाँ पर तो इसके बाद यहाँ तो अच्छा काम करना बहुत मुश्किल काम है। अब मैंने जो सेंटर खोला है डालमिया पे। जी इकबाल साहब का इंटरनेट कनेक्शन की वजह से राब्ता मुनक़ता हो गया। इकबाल साहब आपको हम रिकनेक्ट करते हैं, फिर आपसे मजीद भी जानते हैं। जी इकबाल साहब अपनी बात आप जारी रखिएगा। ये फिर काशिफ के नाम पे आपने ट्रस्ट कायम किया, अब इस ट्रस्ट में कितने बच्चे? जी अभी हमने जो सेंटर खोला 900 बच्चे थैलेसीमिया के मेरे पास रजिस्टर्ड हैं कराची वाले सेंटर पे। सही यहाँ पे तो अब उसका आप अंदाजा करें कि 900 बच्चों का मतलब ये कि 1800 बोतल ब्लड मुझे चाहिए हर महीने। सही इसको भी छोड़ें, हम कहते हैं पूरे इंग्लैंड में 270 बच्चे हैं जिनको ब्लड लगता है। पूरे इंग्लैंड में, पाकिस्तान में 1 लाख से ज्यादा बच्चे हैं जिनको ब्लड चाहिए एवरी 15 डेज, हर 15 दिन के बाद, हर 10 दिन के बाद उनको ब्लड चाहिए। अब ये कोरोना की वजह से कॉलेज बंद, ब्लड कहाँ से आएगा? यूनिवर्सिटी बंद, ब्लड कहाँ से आएगा? ऑफिस में हमें घुसने नहीं दे रहे हैं, ब्लड कहाँ से आएगा? अब ये जो बच्चे रजिस्टर्ड हैं जिनको एवरी वीक ब्लड चाहिए, ये बच्चे कहाँ जाएंगे? ये तो मर जाएंगे अगर लोग ब्लड नहीं देंगे तो ये क्या होगा? अब मैं आपके इस तवज्जुह से बात करना चाहता हूँ, या अल्लाह बच्चों पे रहम फरमा दे। जो लोग ब्लड देना चाहते हैं उनको ब्लड देना चाहिए, कुछ भी नहीं होगा। अवेयरनेस आगाही अपनी जगह पर, मगर कोरोना अपनी जगह पर है। ये कोरोना से भी ज्यादा डेंजरस बीमारी ये थैलेसीमिया की है। जीते जी बच्चे मर जाएंगे। एक एक घर में 4-4 बच्चे हैं जिनको ब्लड लगता है। तो इकबाल साहब सिर्फ डोनर्स पर ही आप रिलाई कर रहे होते हैं? ये जो सरकारी ब्लड बैंक्स होते हैं, क्या यहाँ से आपको कहीं कोई इमदाद नहीं होती? यहाँ से आपको ब्लड नहीं मिल पाता? नहीं, सरकारी ब्लड बैंक समझो पाकिस्तान में फिर लंबी बात हो जाएगी। नहीं आप करें, आप बताएं। बिल्कुल देखिए, आप ये देखें, मैं खुल के बात कर रहा हूँ जी। सरकारी ब्लड बैंक कोई नहीं है, आप कोई नहीं है ना। आप चाहे सिविल में चले जाएं, चाहे जिन्ने में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, आया कि हमें इंडस में से भी, अल खिदमत वालों से भी वो स्क्रीनिंग के चार्जेस देख के ब्लड हमें लेना इकबाल साहब, आप ये कह रहे हैं कि सरकारी ब्लड बैंक ही नहीं है, या नाम के सरकारी ब्लड बैंक तो मौजूद हैं, उन बैंक्स में ब्लड मौजूद नहीं है? सर उनको इतनी जद्दोजहद कौन करेगा? जब वहां पे एम्प्लॉइज अपॉइंटमेंट हो जाते हैं तो वो उनको क्या जरूरत पड़ी कि ब्लड के लिए, कैंप के लिए धक्के खाते फिरेंगे, ब्लड जमा करते फिरेंगे? थैलेसीमिया के बच्चों की क्या, अब फिर लंबी बात हो जाएगी। हम अपनी जेब में तो पैसे चले जाएंगे, मगर थैलेसीमिया के बच्चों की जिंदगी नहीं बच सकती। ये प्राइवेट सेक्टर जो भी काम कर रहा है इस वक्त थैलेसीमिया पे, प्राइवेट सेंटर काम कर रहा है। जैसे मुझे एक लगन थी कि मेरे बेटे नहीं जी सका, मगर इतने बच्चे हजारों काशिफ हैं, इनकी जिंदगी बचानी है। हम अपनी एक कोशिश, अब आज का रमजान है, सबसे ज्यादा बच्चों की डेथ रमजान में होती है। अच्छा। क्योंकि रमजान के महीने में लोग ब्लड नहीं देते हैं। अच्छा। बड़ा मुश्किल मरहला होता है। हम अपने पूरे पेशेंट को पूरा साल ब्लड देते हैं, 11 महीने तो हम देते हैं, कहीं ना कहीं से कैंप लगाते हैं, लेकर आते हैं, फिर हम कहते हैं जी रमजान में आप कम से कम 2 से 3 बोतल आप अपने बच्चे के लिए जमा किया करें। तो आप यकीन करें इकबाल साहब, जो आम दिनों में आप कैंप्स लगाते हैं, क्या वही तरीका कार है आप लोगों तक अपना ब्लड डोनेट करने का, या आपका जो सेंटर है वहां लोग आते हैं, वहां पर ब्लड डोनेट करते हैं? यानी आम अल्फाज में अगर आप बता सकें कि ब्लड डोनेशन का तरीका कार है क्या आपके इदारे में? मैं आपको बताऊं कि अभी जैसे आजकल ब्लड की शॉर्टेज नहीं मिल रहा है, ए पॉजिटिव नहीं है, ओ पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव ब्लड नहीं है। अब हमने लोगों से अपील की हुई है कि हमारा सेंटर 24 घंटे खुला हुआ है डालमिया स्टेडियम रोड पे। अब मैंने एक एड्रेस समझाया हुआ, अल्लाह है कि गली नंबर 1 याद रखें, डालमिया की गली नंबर 1, यहाँ आ जाए, 24 घंटे खुला हुआ, यहाँ एक तो ब्लड दें। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि आप अपने घर में अरेंजमेंट कर लें, आप घर मोहल्ले में अरेंजमेंट कर लें, और हमें बताने के इकबाल भाई यहाँ 8-10 लोग तैयार हैं ब्लड देने के लिए, हमारी टीम जाएगी, गाड़ी जाएगी, बेड सारा रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं हम लोग, प्रोटोकॉल पूरा होता है, रिक्वायरमेंट कर वहां पे जाके ब्लड उनके मोहल्ले में से भी लेकर आ सकते हैं। 8 मिल जाएं, 10 मिल जाएं, 15 मिल जाएं, 2 मिल जाएं। मेरे पास 900 बच्चे हैं। अच्छा, एक अहम बात मैं और आपको बता दूं, आपकी मालूमात के लिए भी, सुनने वालों के लिए भी बहुत जरूरी है। हम कहते हैं इंग्लैंड में 270 बच्चे हैं, यहाँ 1 लाख से ज्यादा बच्चे हैं। 1 लाख का मतलब आपको पता है सर, एक महीने में 2 लाख बोतल ब्लड चाहिए। एक साल में कितनी होगी? 24 लाख बोतल ब्लड चाहिए इन बच्चों को। 24 लाख का मतलब 10 लाख लीटर पानी नहीं चाहिए, 10 लाख लीटर सर ब्लड चाहिए थैलेसीमिया के बच्चों के लिए। आप कैसे ब्लड लेकर आएंगे? मुझे बताएं, 10 लाख लीटर, और पूरे पाकिस्तान का इससे भी ज्यादा चाहिए। तो ये तो हम ब्लड जमा हो नहीं पा रहा है, इनको ब्लड दे नहीं पा रहे हैं। तो इकबाल साहब, ये जाहिर है आप ये नेक काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों की औलादों की जिंदगियां बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस काम में, ये पाकिस्तान में, कराची में खासतौर पर ये जो काम हो रहा है, ये सिर्फ अपनी पर्सनल कैपेसिटी में प्राइवेटली हो रहा है? इसमें आपको कहीं कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है,
गवर्नमेंट के इदारों में कहीं आपको ब्लड नहीं डोनेट किया जा रहा या कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जा रही? नहीं, कहीं से थोड़ी सी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की तारीख में बल्कि ये हुआ कि सिंध गवर्नमेंट ने फंडिंग की थोड़ी सी हमें सपोर्ट की है कि ताकि इन बच्चों की हम जो मेडिसिन जो होती है सबसे महंगी आइटम वो हम खरीद सकें, इन बच्चों की जिंदगी बचा सके, वो अलग चीज है। ब्लड के लिए कोई भी अदारा इस वक्त हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, सिवाय इन कंपनियों के एहसानमंद हैं, गारमेंट्स कंपनी जैसे आर्टिस्टिक वाले हैं या चावला वाले हैं, दूसरे ये कैंप लगवाते हैं। अब रमजान में रोजे रखते हैं तो लोग कहते हैं हमारे तो रोजा है, सही, हम कैसे देंगे? तो अब क्या करते हैं कि जैसे एक कंपनी ने कहा कि हम नूरियाबाद की कंपनी के अंदर आपको वो लगवा के देते हैं, वहां लोग रोजे कम रखते हैं। या चर्च में लोग रोजे नहीं रखते, वहां से कुछ ब्लड मिल जाता है। मंदिर में लोग, अब इसमें हिंदू और मुसलमान का ब्लड का चक्कर तो है ही नहीं, ये तो जान बचाने का चक्कर है ना खाली। ये तो यहाँ पे भी ये जगहों को हमें देखना पड़ता है कि सिजावल अच्छा, एक बार ये 900 बच्चों को आप ब्लड लगा रहे हैं महीने में 2 बार, हर एक को 2 बोतलें लग रही हैं, ये मुकम्मल तौर पर ये पूरा प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? नहीं, जो बच्चे आपके पास रजिस्टर हैं वो ये पूरा अपना इलाज, ये ब्लड की जो फराहमी ये मुफ्त में ले रहे हैं? देखिए हमारे पास मैं आपको बताऊं 95% फ्री है, टोटल फ्री है। सिर्फ 5% कौन से पैसे देते हैं पता है? चार्जिंग के। वो लोग जो कहते हैं हम ज़कात की मुस्तहिक नहीं है, पैसे वाले लोग हैं, जो भी खर्चा आता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे 3,400 रुपए, ब्लड स्क्रीनिंग, ब्लड के पैसे, वो सिर्फ 4% भी नहीं है। 96% इज फ्री। एक बच्चे का खर्चा 8,000 से लेकर 30-40 हजार रुपए का, यानी आपसे किसी से डिमांड नहीं की जाती, जो खुद देना चाहे पैसे वो सिर्फ देता है? वो सिर्फ देता है जो कहता है हमारे बच्चे ज़कात खैरात के मुस्तहिक नहीं है, हम क्यों लें, दूसरे का हक है हम क्यों मारें, वो एक अलग चीज हो जाती है। हमारे सेंटर पे कभी किसी को देखना हो, विजिट करना हो, आप देखें 50-60 बच्चों को रोजाना ब्लड लगता है, उनका खाना तक फ्री है। अच्छा। 150-200 लोगों का खाना बनता है, बकरे कटते हैं, कुक वहां पे रखे हुए, किसी को बाहर से खाना नहीं लाना पड़ता है, कपड़े लाने नहीं पड़ते, राशन की डिस्ट्रीब्यूशन हर घर में थैलेसीमिया के मुस्तहिक के घर में राशन जाता है। ये अल्लाह की मेहरबानी नहीं है सर, कितनी बड़ी सारी है। रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार क्या है? कोई अगर थैलेसीमिया का मरीज है उसको आपके ट्रस्ट में रजिस्टर करवाना है तो वो किस तरह से आपसे रब्ता कर सकता है, किस तरह से वो अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है? आपकी बात बिल्कुल बहुत वैलिड है। आप वो बहुत सारे बच्चे तो धड़ आ रहे हैं ना। हम तो कहते हैं इंग्लैंड में 20 साल से एक बच्चा पैदा नहीं हुआ, यहाँ पे रोजाना 20 बच्चे 25 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। अदारा ब्लड कहाँ से लाएगा, अदारा खर्चा कहाँ से लाएगा? रजिस्ट्रेशन का मसला नहीं है, रजिस्टर्ड दम रोज का हमने ये किया, पॉलिसी रखी है अपनी। जो बच्चा 3 या 4 महीने का अब पैदा हुआ, करंट जिसको नहीं पता था कि उसके बच्चे ऐसा हो जाएगा, उस बच्चे जरूर रजिस्टर्ड, जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड जरूर है, तो वो वहाँ उसको ब्लड मिलता है। जैसे बुरहानी में है या अफजाल में है या हुसैनी में है या फातमीद में, जो बड़े बच्चे हैं वो तो रजिस्टर्ड हैं। जो छोटे बच्चे जो हैं 3-4 महीने वाले, उसको इस वक्त कोई अदारा रजिस्टर्ड नहीं कर रहा। अच्छा। वजह ब्लड नहीं है, बात पैसे की नहीं आ रही है, दवाओं की किसी चीज की भी नहीं आ रही है। तो इकबाल साहब ये अभी नई रजिस्ट्रेशन फिर आपके इदारे ने भी बंद की हुई है, आप भी अभी नई रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे? बंद की तो कहानी है ही नहीं ना। ये जो 900 बच्चों को लग रहा ब्लड, तो ये बंद तो नहीं हुआ, ये चल रहा। मगर जो बच्चे आ रहे हैं ना, छोटे बच्चे जो 3-4 महीने वाले, 5 महीने वाले, हम जी ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद इकबाल साहब मौजूद थे, काशिफ थैलेसीमिया ट्रस्ट को ये चलाते हैं, जहां 900 बच्चों के लिए ये महीने में 1800 बोतलों का इंतज़ाम करते हैं। और इस वक्त इनकी अपील है कि लोग इनके सेंटर जाएं और ब्लड डोनेट करें। अगर इनके सेंटर नहीं जा सकते, अपने घर में इसका एहतमाम करें, इनसे सिर्फ रब्ता करें और इनसे रब्ता करके फिर इनकी गाड़ी को अपने घर मंगवाएं और वो ब्लड इनको डोनेट करें, ताकि उन बच्चों की ज़िंदगियों को बचा सके। ये रमज़ान का महीना है, इस रमज़ान में हम रोज़ा रखते हैं और रोज़े को जिस्म की ज़कात कहा जाता है, लेकिन ये सिर्फ रोज़ा जिस्म की ज़कात नहीं होता, बल्कि ये खून देना भी एक इंतहाई नेक काम है और ये भी जिस्म की ज़कात है। इससे रोज़ेदार की सेहत पर भी असर नहीं पड़ता, बल्कि सेहत पर मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। और अगर लॉकडाउन भी लग जाता है तो अपने घर में मोहल्लों की सतह पर कोई ऐसा इंतज़ाम ज़रूर करें कि ये सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में जो ये बच्चे हैं, इनकी जानों को भी बचाया जा सके। और मोहम्मद इकबाल साहब को जितना खिराज तहसीन पेश किया जा सके वो कम है कि इतना नेक काम ये कर रहे हैं, और ऐसे में आम लोगों को बढ़ चढ़कर इनकी मदद करनी चाहिए और इन्हें ब्लड डोनेट करना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।